हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे आप लोग एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा साथियों अगर आप लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं आपको यहीं पर मिलते हैं। आपको हर डेली आपको 2 से 3 शॉर्ट वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम पर जो देखने को मिलते हैं, तो यहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। नीचे आप सभी को दोनों का जो लिंक है मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से जुड़ सकते हैं। और या व्हाट्सएप पे एक मैसेज करके आप लोग सारी जो अपडेट है प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का जो है दिया गया है। इसके अलावा साथियों आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि आपका बीएड प्रवेश परीक्षा का बिल्कुल वेरी न्यू बैच जो है स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है बेटा अर्जुन बैच। ठीक है, अर्जुन बैच जो आपका बिल्कुल जो एकदम न्यू बैच है ये स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं, इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं, अगर इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच को जो है आज ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी आपका ये बिल्कुल नया बैच है। तो आपकी अगर एक भी क्लास चाहते हो ना छूटे तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अब इस बैच में क्या क्या चीजें जो है नई मिलने वाली हैं, देखो इस बैच में कुछ नई चीजें हैं। जैसे आपको यहाँ पर अपडेटेड जो है क्या मिलेगा भाई, अपडेटेड आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। नए टेस्ट सीरीज यहाँ पर ऐड किए गए हैं। अपडेटेड आपको यहाँ पर ई बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी जो चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल अपडेटेड मिलेंगी। थ्योरी क्लास आपको जो है कंप्लीट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, थ्योरी क्लास आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर जो है क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। टेस्ट सीरीज आपको मैंने बता ही दिया, अपडेट वाला जो है मिलने वाला है। रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे, लाइव वीडियोस भी होंगे, लाइव क्लासेस भी होंगी। वहां पर आप जब चाहें ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी क्लासेस को जो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी इसका ऑफर प्राइस चल रहा है 50% आपके साथ 749 में। ठीक है, कैसे जुड़ना है, क्या क्या करना है भाई, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप सभी को जो है डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है पेड कोर्सेज में। देख लो भाई ध्यान से, यहाँ पर आप सभी को पेड कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाएगा। पेड कोर्सेज में जो है जाना है और यहीं पर आपको इसके अंदर जो है मिल जाएगा अर्जुन बैच। अर्जुन बैच आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे ज्वाइन करने का ऑप्शन दिखा होगा, आप ज्वाइन पे क्लिक करके जो है सिंपली आपके सामने एक आएगा ऑप्शन सबमिट करने का। आपका यहाँ पर नंबर लिखा होगा और यहाँ सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके व्हाट्सएप पर पेमेंट गेटवे लाइव करके आपको एक मैसेज चला जाएगा। ठीक है, आप सिंपली जो है एक परचेज लिंक वहां पर होगा, उस परचेज लिंक पे क्लिक करिएगा और वहां पर आपके सामने गूगल पे, फोन पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, उसकी मैसेज जो है पे कर सकते हैं। और जैसे ही पे करेंगे आपके ऐप में जो है आपका बैच मिल जाएगा। अपने ऐप पे जाइएगा, माई परचेज आपका एक सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको आपका बैच जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आज ही जो जुड़ें और अपनी जो तैयारी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर जो है लेकर जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की इस क्लास को हम लोग क्लास की तरफ जो फोकस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डियर गुरुजी में। आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाओ, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिएगा। ठीक है, ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हो सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो भैया। ठीक है, चलो जल्दी से पहले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर दीजिएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना। तू लोग मेरे नाम का ना सत्यानाश कर देते हो। मेरा नाम ये है भाई, ठीक है, मेरा नाम ये है ना, ये मेरा नाम है। ठीक है, वैभव नाम है मेरा। ठीक है, वैभव है ना, ये स्पेलिंग होगी। चलो जल्दी से बताना। ठीक है, पहले प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है? करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? पहले प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या बी, दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। और इन्होंने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी थी? तो 1909 में। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी थी? तो 1909 में लिखी थी। इसके अलावा याद रखिएगा गांधी जी की एक और पुस्तक है, वो कौन सी? तो वो इनकी आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये क्या है? गांधी जी की आत्मकथा है। और किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। और ये कहां पर है? तो ये गुजराती भाषा में। इसके अलावा हिंद स्वराज भी इनकी पुस्तक है। अगर इनकी पत्रिका की बात करें, अगर गांधी जी की पत्रिकाओं की बात करें तो गांधी जी की पत्रिका कौन कौन सी है? तो हरिजन है, नवजीवन है, हरिजन है। इसके अलावा बात करेंगे नवजीवन है, यंग इंडिया है। ठीक है, यंग
इंडिया है, ठीक है, क्या है, यंग इंडिया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन ओपिनियन है, ठीक है, क्या होगा, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। तो ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब गांधी जी की पत्रिकाएं हैं। हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, ये सब क्या हो जाएगा, गांधी जी की पत्रिका हो जाएंगी। अगर हम लोग बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू की जो है पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक हो जाएगी। क्लियर भाई बात। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी जितने लोग आंसर करेंगे, महात्मा गांधी के साथ जा रहे हैं जितने लोग, ठीक है, महात्मा गांधी के साथ जितने लोग जा रहे हैं वो लोग बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा, हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताना। देखो अगर हम लोग बात करेंगे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अगर हम लोग बात करेंगे तो एनजीटी की स्थापना कब हो रही है, 2010 में हो रही है, ठीक है। क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब होगी, 2010 में होगी। दूसरी बात अगर हम लोग बात करेंगे क्या, अगर आपसे पूछ ले वन संरक्षण अधिनियम कब आया, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे 1980 में। अगर आपसे पूछ ले पर्यावरण संरक्षण दिवस कब आया, पर्यावरण संरक्षण दिवस कब आया, तब आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे 1986 में। अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार 1974 में, ठीक है। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 1974 में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। अगर आपसे पूछे पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तब आप आंसर क्या करोगे, तो 26 नवंबर को, ठीक है। कब, तो 26 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक भाई बात। अब प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग, तो देश के वन क्षेत्र का विनाश करना नहीं हो सकता भाई, है ना, ध्यान रखिएगा, विनाश करना नहीं हो सकता। प्रदूषण एवं पर्यावरण को हानि पहुंचाना, तो ये भी नहीं हो सकता भाई। देश के कुल वन क्षेत्र का आकलन करना, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन अकाउंटिंग, हरित लेखांकन का अर्थ क्या होता है कि देश में जो वन क्षेत्र हैं, जो कुल वन क्षेत्र हैं, उनका क्या करना, आकलन करना। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में, सबसे ज्यादा पूछा जाए वन क्षेत्रफल किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहां पर, मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा वन प्रतिशत किस राज्य में, तब आप आंसर क्या करोगे, मिजोरम में, ठीक है। कहां पर सबसे ज्यादा वन प्रतिशत, कहां पर, मिजोरम में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन संख्या भैया क्या हो जाएगा, सी, तीसरा विकल्प बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, और जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी मेरे अच्छे वाले भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक, जो बाकी बच्चे जो नहीं जुड़ पाए हैं, जो बाकी भाई बहन नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, क्या होगा, ठीक है। मिजोरम आंसर कर रहे हो, मिजोरम तो ऑप्शन में है ही नहीं। नूर, मिजोरम तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा भाई, मिजोरम कहां से कर रहे हो, मिजोरम कहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, मिजोरम तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब बताओ क्या आंसर करोगे भाई, चलो जल्दी से बताओ। मिजोरम आंसर कर रहे हो और मिजोरम ऑप्शन में नहीं है, तब आप आंसर क्या करोगे भाई, आंसर क्या करोगे, मणिपुर को करोगे, ठीक है। किसको करोगे, मणिपुर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तीसरा वाला विकल्प एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तीसरा वाला विकल्प मणिपुर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर की अगर हम लोग स्थापना की बात करेंगे, मणिपुर की स्थापना कब हो रही है, तो स्थापना होगी 1972 में, ठीक है। कब होगी, अगर हम लोग मणिपुर की बात करते हैं, संगाई जो महोत्सव है, स्थापना कब, संगाई जो महोत्सव है कहां पर, मणिपुर में। मणिपुर की स्थापना कब हो रही है, 1972 में हो रही है। मणिपुर में ही आपको क्या होगा, लोकटक झील, कौन सी, लोकटक झील देखने को मिलेगी। मणिपुर में आपको क्या होगा, लोकटक झील देखने को मिलेगी। और यहीं पर मणिपुर में आपको क्या होगा, तो काबुलाम जाओ,
ठीक है, क्या होगा? तो काबूलाम जाओ एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। एकमात्र तैरता, भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान काबूलाम जाओ, ये आपको कहां पर? तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। मणिपुर में कौन सी है? लोकटक झील है। ठीक है, क्या होगा? मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर की स्थापना कब हो रही है? 1972 में हो रही है। अच्छा, आपसे अगर पूछ ले कि 1972 में और किसकी स्थापना हुई है, ठीक है, और किसकी, तो देखो मेघालय की भी स्थापना 1972 में हुई है, और त्रिपुरा, मेघालय और त्रिपुरा इन दोनों की स्थापना भी 1972 में ही हुई है। ठीक भैया बात। तमिलनाडु में अगर हम लोग बात करेंगे तो तमिलनाडु में क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु में कौन सा उत्सव? तो पोंगल उत्सव। तमिलनाडु में कौन सा उत्सव? पोंगल उत्सव। इसके अलावा जल्लीकट्टू, पोंगल उत्सव और जल्लीकट्टू, इनका आयोजन कहां पर होता है? इनका आयोजन तमिलनाडु में होता है। ठीक भाई बात, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है। चलो जल्दी से बताना भाई, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। अमेरिका की अगर हम लोग बात कर लेंगे, राजधानी क्या है? राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे, राजधानी क्या है? वाशिंगटन है। ठीक है, क्या है? वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। कौन सी नदी के किनारे? पोटोमैक नदी किनारे। ठीक है, कौन सी? पोटोमैक नदी के किनारे अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन है, डीसी है। कौन सी नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। वाशिंगटन में अगर हम लोग बात करेंगे किसका मुख्यालय है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, मुद्रा कोष और किसका? और विश्व बैंक। इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है? तो ये इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन में है। दोनों की स्थापना कब हो रही है? दोनों की स्थापना 1945 में होगी। ठीक है, कब होगी? 1945 में। विश्व बैंक की भी स्थापना 1945, मुद्रा कोष की भी स्थापना 1945। अगर आपसे पूछ ले विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तब आप आंसर क्या करेंगे? अजय बंगा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अजय बंगा। ये क्या हो जाएंगे? ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अगर आपसे अमेरिका की संसद पूछ ले कि अमेरिका की संसद का नाम क्या है, तो संसद का नाम क्या हो जाएगा? कांग्रेस। अमेरिका की संसद का नाम क्या हो जाएगा? कांग्रेस हो जाएगा। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है जो बाइडेन। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो जो बाइडेन। और अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस है। ठीक है, कौन हो जाएंगी? कमला हैरिस। ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करेंगे कौन है? कमला हैरिस। अब बताओ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या होगा भाई? तो बेसबॉल हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेसबॉल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने आंसर क्या किया था भाई? जरा मैं एक बार देख लूं, है ना, क्या हो जाएगा भाई आंसर? आप लोगों ने क्या किया था? हाँ, मैक्सिमम लोगों ने तो ऑप्शन संख्या ए ही आंसर किया है। ठीक है, कुछ लोगों ने गलत आंसर किया है, बाकी मैक्सिमम लोगों ने तो ऑप्शन संख्या ए ही आंसर किया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो बेसबॉल हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? नवरत्न किसके दरबार में रह रहे हैं? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करने का। कौन सा राजा है जिसके दरबार में क्या होगा? जिसके दरबार में नवरत्न निवास करेंगे। अगर आपको क्या किया जाए, अगर आपको ऑप्शन में अकबर देता तो अकबर भी आप आंसर करते, क्योंकि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, अकबर के दरबार में क्या होते थे? नवरत्न रहते थे। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में अकबर नहीं है, तब क्या होगा? ठीक है, ये बात। अगर हम लोग बात करें, चलो अगर बात करें कि अकबर ऑप्शन में नहीं दिया है, तब आप आंसर क्या करो भाई? अकबर अगर होता तो अकबर आंसर होता। अकबर नहीं है, तब बताओ दिए गए विकल्पों में क्या होगा? तो दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ठीक है, क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग क्या करते हैं? इन्हीं को हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग क्या करते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में सकारी की उपाधि धारण की थी। किसकी? सकारी की उपाधि
कौन धारण करेगा? तो सरकारी की उपाधि धारण करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिन्हें हम लोग कहते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रजत मुद्रा का प्रचलन करवाया था। ठीक है, क्या किया था? रजत मुद्रा का प्रचलन करवाया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहते थे, और 9 रत्नों में अगर हम लोग बात करें तो कालिदास हो गए, ठीक है, कालिदास हो गए, बरामिहिर हो गए, ठीक है, इसके अलावा कालिदास हो गए, बरामिहिर हो गए, इसके अलावा शंकु हो गए, बेताल भट्ट हो गए, घटकरपर हो गए, इस तरीके से, ठीक है, अमर सिंह हो गए। इस तरीके से 9 रत्न जो है वो इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत की। ठीक है, किसकी? तो विक्रम संवत की शुरुआत की है। कब की है? तो 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने क्या किया है? विक्रम संवत की शुरुआत की है। कब की है? 57 ईसा पूर्व में। इसके अलावा अगर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो इन्होंने किसको? उज्जैनी को, ठीक है, किसको? उज्जैनी को द्वितीय राजधानी बनाया था। उज्जैनी को द्वितीय राजधानी बनाया था। ठीक है, उज्जैनी को द्वितीय राजधानी बनाया था। अगर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इनका मेहरौली लौह स्तंभ मिलता है। मेहरौली लौह स्तंभ अगर हम लोग बात करेंगे, मेहरौली लौह स्तंभ, ठीक है, कुतुब मीनार के पास से मेहरौली लौह स्तंभ लेख मिलता है। और ये किसका है? तो ये मेहरौली लौह स्तंभ लेख जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ठीक भाई बात। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या तीसरा वाला बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या तीसरा वाला बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक किसने शासन किया? सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइएगा, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, है ना। मैं फास्ट करने को तो भैया कर सकता हूं, लेकिन फिर बात आप लोगों के समझ में भी तो आनी चाहिए। मैं फास्ट करने को तो बहुत फास्ट हो सकता हूं, है ना, लेकिन फिर बात चीजें आप लोगों के समझ में भी आनी चाहिए। फिलहाल मैं तेज ही पढ़ा रहा हूं, है ना, धीरे पढ़ा रहा हूं क्या भाई? ठीक है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं क्या? चलिए जल्दी से बताइएगा। दिल्ली सल्तनत की अगर हम लोग बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत का समय क्या है? दिल्ली सल्तनत का समय है 1206 से लेकर के 1526 का समय है दिल्ली सल्तनत का। इस दौरान कुल कितने? तो कुल 5 राजवंश शासन करेंगे। कितने? कुल 5 राजवंश शासन करेंगे। नाम आपको याद है, क्रम आपको याद है। सबसे पहले कौन होंगे? सबसे पहले गुलाम होंगे, इसके बाद खिलजी होंगे, इसके बाद तुगलक होंगे, इसके बाद सैयद होंगे, और इसके बाद कौन होंगे? लोधी होंगे। तो ये क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। सबसे कम समय तक किसने शासन किया है? सबसे कम समय तक शासन किया है खिलजियों ने। कब से कब तक? तो 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, 1290 से लेकर के 1320 तक सिर्फ 30 साल का शासन है किसका? खिलजियों का। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सबसे ज्यादा शासन जो है वो किसका है? तो सबसे ज्यादा शासन तुगलक वंश का है। कब से कब तक है? तो 1320 से लेकर के 1414 का। ठीक है, 1320 से लेकर के 1414 का सबसे लंबा 94 साल का शासन किसका है? जो है तुगलक वंश का है। सबसे कम शासन किसका है? खिलजी वंश का है। ठीक है, अगर सैयद वंश का समय पूछा जाए तो सैयद वंश का समय क्या हो जाएगा भाई? सैयद वंश का समय है 1414 से लेकर के 1451 का। 1414 से लेकर के 1451 का समय किसका है? सैयद वंश का है। लोधी वंश की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोधी वंश का समय क्या है? 1451 से लेकर के 1526 तक। ठीक है, 1526 तक ये किसका? ये लोधी वंश का समय है। ठीक है, गुलाम वंश की अगर हम लोग बात कर ले, गुलाम भी पढ़ लो भाई, 4 राजवंश हो गए, तो गुलाम भी अगर हम लोग पढ़ ले कि गुलाम वंश का समय क्या है, तो गुलाम वंश का समय है 1206 से लेकर के कब तक? 1206 से लेकर के 1290 तक ये गुलाम वंश का समय है। सबसे पहले कौन? सबसे पहले गुलाम आएंगे, इसके बाद कौन आएंगे? खिलजी आएंगे, इसके बाद तुगलक, इसके बाद सैयद, और सबसे लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट में लोधी वंश आएंगे। विकल्प हमारा क्या होगा? तीसरा प्रश्न बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। डलहौजी ने भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। ठीक है, बताइएगा। तो अवध को जब कब्जे में लिया गया तो किस आधार पर लिया गया? डलहौजी का समय क्या है? डलहौजी का समय है 1848 से लेकर के 1856 का।
डलहौजी का जो समय है ये क्या होगा, ये 1848 से लेकर के 1856 का समय है। डलहौजी जो है ये किसके लिए, तो ये राज्य हड़प नीति के लिए, किसके लिए, राज्य हड़प नीति के लिए। इसके अलावा इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो गोद निषेध नीति के लिए, ठीक है, कौन सी, गोद निषेध नीति के लिए, या फिर कहेंगे किसके लिए, या फिर कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते थे, ठीक है, क्या करते थे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते थे। पहला राज्य मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को बार बार बताया था कि जो पहला राज्य जिसका राज्य हड़प नीति, गोद निषेध नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत विलय किया गया वो कौन सा है, तो वो सतारा है 1848 में। 1849 में जैतपुर संभलपुर, 1850 में बघाट है, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर। इन सब का राज्य हड़प नीति के तहत क्या किया गया, विलय किया गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या, अवध, अवध का विलय कब किया गया भाई, अवध का विलय किया गया 1856 में, ठीक है, अवध का विलय कब किया गया, 1856 में किया गया। और जब इसका विलय किया गया अवध का, तो उस समय वहां के राजा कौन थे, नवाब कौन थे, तो नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है, कौन थे, अवध के नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह थे। और ये अंतिम नवाब है, अवध के अंतिम नवाब है, याद रखिएगा, ये क्या है, ये अवध के अंतिम नवाब है वाजिद अली शाह। इन्हीं के समय में 1856 में क्या हो जाएगा, अवध का विलय कर लिया जाएगा। और किस आधार पर किया जाएगा भाई, किस आधार पर किया जाएगा, तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, है ना, राज्य में क्या होगा, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, या फिर कहें कुप्रशासन के आधार पर, क्या करके, कुप्रशासन के आधार पर, अव्यवस्था के आधार पर या कुप्रशासन के आधार पर क्या हो जाएगा, अवध का विलय कर लिया जाएगा। अवध पर आरोप लगाया जाएगा कि जो अवध के नवाब हैं वाजिद अली शाह हैं, वह सही तरीके से शासन व्यवस्था को नहीं चला रहे हैं, व्यवस्था गड़बड़ है, इसलिए हम अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हम इसलिए हम अंग्रेज अवध को अपने अधिकार में ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से या फिर कहेंगे कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध का 1856 में विलय कर लिया गया। उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे और ये अवध के अंतिम नवाब हैं। और इन्हीं वाजिद अली शाह की पत्नी थी कौन, इन्हीं की पत्नी है बेगम हजरत महल। इन्हीं की पत्नी है कौन, तो इन्हीं की पत्नी है बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्या किया, 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया। कहां से, तो लखनऊ से नेतृत्व किया। इन्हीं की पत्नी है बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्या किया, तो लखनऊ से नेतृत्व किया है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि डलहौजी के समय में सबसे पहले तार सेवा की शुरुआत होगी, ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी, सिविल सेवा की शुरुआत होगी। इन्हीं के समय में विधान परिषद की स्थापना होगी। ये सारे काम डलहौजी के समय में रहे, इसीलिए डलहौजी को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हड़प्पा में एक बंदरगाह नगर कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा एक बंदरगाह नगर है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। तो हड़प्पा काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक बंदरगाह नगर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, ठीक है। लोथल ये कहां पर है, तो ये गुजरात में है, ठीक है। कहां पर है, गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी नदी, भोगवा नदी के किनारे है। खोज इसकी किसने की है, एस.आर. राव ने की, ठीक है। क्या करते हैं, एस.आर. राव ने की है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे लोथल को, तो लोथल को लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से अगर हम लोग बात करेंगे तो लोथल से क्या होगा, तो यहां से आपको अग्निकुंड मनका बनाने का कारखाना, चावल की भूसी, फारस की मुद्रा, दो युगल और तीन युगल समाधान, दो युगल और तीन युगल समाधान। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, इसके अलावा क्या होगा, लोथल से मानव के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य, मानव के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य, बकरी दफनाने के साक्ष्य, ये सब आपको कहां से मिलेंगे, तो ये सब आपको कहां से मिलेंगे, ये सब आपको मिल जाएगा
है ना, ये सब आपको गुजरात में लोथल से मिल जाएगा। ठीक भाई बात, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। चलिए जल्दी से बताइएगा, खिलाफत समिति का गठन कब किया जाता है। ठीक है, खिलाफत समिति का गठन कब किया जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना, क्या होगा भाई, खिलाफत समिति का गठन कब होगा भाई। 1909 में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 1909 में क्या होगा, मार्ले मिंटो एक्ट आएगा। ठीक है, क्या होगा, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आएगा। 1930 में अगर हम लोग बात करेंगे, 1930 में क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। ठीक है, क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। 1931 में क्या होगा, 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होगा, कराची अधिवेशन होगा। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा। और क्या होगा 1931 में, और 1931 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1931 में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी। किसको, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाएगी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को क्या होगा, 1931 में फांसी दी जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1919 में क्या होगा, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए खिलाफत कमेटी की गठन किया जाएगा। और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन भी शुरू होगा। ठीक है, क्या होगा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होगी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होगी। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जरा ये कमेंट करके फटाफट सारे लोग बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई भाई। 1857 की क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा होगी। प्रश्न बहुत ही आसान है, कई बार आप लोगों को पढ़ाया हूं। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करोगे, कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा। चलो ठीक भाई, कौन है भाई ये आसिफ, कौन है ये आसिफ जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, ब्लॉक करना है क्या इसको। चलो जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो किसानों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, बागान श्रमिकों के द्वारा या सिपाहियों के द्वारा। किसके द्वारा, सिपाहियों के द्वारा। आप लोगों को कल वाले सेशन में खूब अच्छे से बताएं कि मंगल पांडे, है ना भाई, क्या करेंगे, मंगल पांडे जो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के सिपाही हैं। कहां के, तो बैरकपुर छावनी के सिपाही हैं मंगल पांडे। और ये क्या करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये क्या करेंगे, तो ये 8 अप्रैल नहीं, अगर इनकी बात करेंगे तो ये क्या करेंगे, तो 29 मार्च 1857 को 2 लोगों को गोली मार देते हैं। किसको, तो मेजर ह्यूसन और किसको, और बाग, है ना, 2 लोगों को क्या कर देंगे, 2 लोगों को गोली मार देंगे। किसको, ह्यूसन और बाग को 2 लोगों को गोली मार देंगे। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 8 अप्रैल को क्या हो जाएगा, इनको फांसी दे दी जाएगी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को क्या हो जाएगा, मंगल पांडे जी को भैया फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मंगल पांडे जी को फांसी दे दी जाएगी। और ये बात मेरठ पहुंचेगी कब, मेरठ पहुंचेगी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को ये बात कहां पर पहुंचती है, मेरठ पहुंचती है। और यहां से सैनिक क्या कर देंगे, सैनिक विद्रोह करते हैं और यहीं से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब, 10 मई 1857 को मानी जाती है। और यहां पर क्या हो रहा है, मेरठ में सैनिक विद्रोह कर रहे हैं, तो सिपाहियों से शुरुआत होगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूजा चौधरी ऑप्शन संख्या डी आंसर कर रही है। ऐसे गलत करोगे भाई, ऐसे गलत करोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, है ना, जब पढ़ाया जाएगा,
जब यहाँ इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, बोल बोल के पढ़ाते हैं, लिखा लिखा पढ़ाते हैं, तब तुम लोग कमेंट बॉक्स में बाबू सोना करते हो। इसीलिए यही कारण है कितने आसान आसान प्रश्नों को गलत कर देते हो, है ना। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। बंगाल में सबसे पहले बताओ, बंगाल में आंदोलन कौन सा शुरू हुआ था? स्वदेशी, दांडी मार्च, खिलाफत या सविनय अवज्ञा आंदोलन? क्या होगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला कौन डिजाइन किया था? तो बंगाल में देखो, बंगाल में कौन सा आंदोलन चलेगा? बंगाल में चलेगा स्वदेशी आंदोलन। कौन सा चलेगा? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलेगा। ठीक है, कब चलेगा भाई? तो ध्यान रखना 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होता है। ठीक है, क्या होता है? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा? बंगाल विभाजन लागू होता है और इसी विभाजन के विरोध में क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन बंगाल में शुरू होगा। और इसका नेतृत्व किसने किया था? अगर आपसे पूछा जाए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इनकी पत्रिका का नाम मैंने आपको बताया था, पत्रिका का नाम क्या है इनकी? बंगाली। इनकी पत्रिका का नाम क्या है? बंगाली। और अगर हम लोग बात करें इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है ए नेशन इन द मेकिंग। क्या होगा? ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक का नाम है, ए नेशन इन द मेकिंग। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का क्या किया था? इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था बंगाल में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में यह आंदोलन शुरू होता है। अगर आपसे बात करें कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार था भाई, कौन सा पत्रकार मौजूद था? तो H.W. नेविंसन। ठीक है, कौन? स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार था? तो H.W. नेविंसन। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार? H.W. नेविंसन हो जाएगा। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में चलने वाली हवा क्या कहलाती है? अभी से प्रश्न का कोई गलत आंसर नहीं करेगा। देखो हम लोग क्या, गर्मियां शुरू हो गई हैं और गरम गरम हवा चलना शुरू हो गया है। तो चलो जल्दी से सारे लोग बताना, गर्मियों में जो हवा चलती है ना, गर्मियों में जो हवा चलती है तो उसको हम लोग क्या करेंगे भाई? उसको हम लोग क्या कहेंगे? चलो जल्दी से सारे लोग बताना। चलो फटाफट सभी लोग आंसर करो भैया। और सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच जाए। देखो अभी कोई बच्चा है ना, कोई बच्चा या बच्ची कह रही थी कि नोटिफिकेशन नहीं आता। जब आपके भाई बहन लोग शेयर ही नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन कहां से जाएगा आपके पास, है ना। जब आपके भाई बहन शेयर नहीं करेंगे तो कहां से नोटिफिकेशन जाएगा। तो सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो भाई। सेशन को शेयर कर दोगे तो बाकी भाई बहन है ना, जो भी नागिन पार्ट 2 देख रहे हैं तो वो क्लास को जुड़ जाएंगे, क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहेंगे? लूह कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? लूह कहते हैं ना। कहते हो कि लूह चल रही है। ऑप्शन संख्या क्या कर रहा है? डी आंसर कर रहा है भाई, है ना। लूह भाई, है ना। क्या होता है? लूह। एक के बार लू कहो, लूह लूह ना कहो, है ना। जिसे जो है गाँव में जैसे बच्चे होते हैं तो कहते हैं लूह ले, वो वाला नहीं है भाई, है ना, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा? ग्रीष्म काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी मैदानों में चलने वाली जो हवा है इसको क्या कहते हैं? इसको लूह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे मैंगो सावर क्या होता है भाई? तो ये ग्रीष्म ऋतु से पहले की वर्षा होती है भाई। क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु से पहले की, ग्रीष्म ऋतु के या फिर कहें ग्रीष्म ऋतु के एकदम प्रारंभिक जो वर्षा होती है। आप देखे होंगे जब गर्मी में क्या होता है? छोटे छोटे आम निकलने वाले होते हैं ना, तो उसी समय खूब बढ़िया सी आंधी पानी आएगी। उसी समय क्या होगा? खूब तेजी से जो है हवा चलेगी और सारा आम गिर जाएगा, है ना। जिसे आप कहते हो कि आम बौरा गया था, आंधी पानी आया, सारा मुँह गिर गया। तो वो वाली जो वर्षा होती है, वो जो आंधी पानी होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको ध्यान रखिएगा मैंगो सावर कहते हैं। काल बैसाखी कहां पर है? तो काल बैसाखी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है ये क्या होती है? तो ये काल बैसाखी कहलाती है। ठीक भाई बात। चलो कौन है बहुत देर से परेशान है? ये बच्चा कौन है बच्चा? सीवी कुलश्रेष्ठ सर जी, एंट्रेंस की एग्जाम डेट बढ़ेगी, एक्सटेंड हो गई है क्या? सर बीएड एंट्रेंस की एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गई है क्या?
तो फॉलो नहीं की हमने हमको, कहते हैं कि हमको फॉलो कर लो। अगर फॉलो कर ली होती तो ये सब पूछने की जरूरत नहीं होती है ना, लेकिन फॉलो नहीं करोगी। फॉलो करने में पैसा थोड़ी लगता है, फॉलो करिए और वह सारी जानकारी वहां पर लीजिए। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? चलो जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई। हाँ, टिकोरा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? टिकोरा कहते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से बताइएगा, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? ठीक है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करो, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो भारत की जो मानक याम्योत्तर रेखा ये कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 82.5 डिग्री, क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो 82.5 डिग्री क्या हो जाएगा? हाँ, 82.5 डिग्री क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की जो मानक समय रेखा ये कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती। कौन कौन से राज्य होंगे? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो 5 राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ग्रीनविच लंदन से कितना समय आगे है? तो ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटा। कितना घंटा? तो 5.5 घंटे आगे है भारत का समय, 5.5 घंटे। अगर लंदन में अगर मान लो दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ क्या हो रहा होगा? हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? कौन सी घटना घटी जिसके बाद हम लोगों ने क्या किया? जिसके बाद हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है, जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, है ना। तो प्रश्न पूछना है तो वहीं प्रश्न पूछा करो, है ना, वहां नहीं पूछोगे प्रश्न, जो प्रश्न पूछना है वहां पूछा करो, ठीक है। यहां पर खाली क्या किया करो? खाली फटाफट आंसर किया करो। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, सारे मेरे भाई बहन, चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या आंसर कर रहे हो भाई? 15 का ए कौन है? ये कौन है भैया? क्या नाम है भाई? चंचला चंचू, गजब नाम है, चलो अच्छा नाम है, बढ़िया नाम है, ठीक है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ भाई? तो क्या होगा? तो अगर हम बात करेंगे तो देखो मार्च 1942 में क्या होगा? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। क्या होगा? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा, और क्रिप्स मिशन जब असफल हो जाएगा तो इसी के बाद क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के बाद क्या होगा? इसी के बाद 1942 में, कब? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। क्या होगा? इसी के बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा, ठीक है। क्या होगा? ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन की असफलता के, ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा। ऑप्शन संख्या बी जितने लोग आंसर करेंगे सब सही होंगे, बाकी सब महा गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो बी बिल्कुल सही होगा। क्रिप्स मिशन की विफलता या असफलता के बाद, ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। क्रिप्स मिशन कब आ रहा है? 1942 में, और अगस्त 1942 में क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। साइमन कमीशन अगर बात करेंगे तो साइमन कमीशन की डेट क्या है भाई? 1927-28 है। साइमन कमीशन की डेट क्या है? 1927-28 है, ठीक है, ठीक है ये बात। ठीक है बात। हेलो हेलो, हाँ आ रही है आवाज। चलो अगर हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन की, बात करेंगे साइमन कमीशन की डेट क्या? 1927-28, घटना 27-28, और भारत छोड़ो शुरू हो रहा है 1942 में, कोई संबंध है नहीं है भाई। अगर हम लोग बात करेंगे कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन कब? 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, और भारत छोड़ो शुरू हो रहा है 42 में, तो कैबिनेट मिशन हो ही नहीं सकता। बेबेल योजना अगर हम लोग बात करेंगे 1945 में, अब भारत छोड़ो कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो हुआ 42 में, तो ये सब तो हो ही नहीं सकता भाई, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर। देखो ये आसान प्रश्न है ना, ये आसान प्रश्न है, अब इसको गलत मत करना। एग्जाम डेट चेंज होगा सर,
हाँ, उम्मीद तो है, संभावनाएं तो है ना, उम्मीद तो है, संभावनाएं तो हैं, ठीक है। चलो जल्दी से बताइएगा क्या होगा। अरावली श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर अगर हम लोग बात करेंगे कौन हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। एनामुडी किसका है, तो एनामुडी अन्नामलाई श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर, किसका, अन्नामलाई श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर, अन्नामलाई श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो एनामुडी है। अगर हम लोग बात करें डोडा बेटा, तो डोडा बेटा किसका सबसे ऊंचा शिखर है, नीलगिरी की पहाड़ी का, किसका, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर क्या हो जाएगा, डोडा बेटा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या भैया, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुरु शिखर। ठीक है बात। अगर आपसे पूछ ले छोटा नागपुर, अगर आपसे पूछ ले छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा शिखर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का क्या करोगे, तो छोटा नागपुर का पारसनाथ कर दोगे। क्या कर दोगे, छोटा नागपुर का पारसनाथ कर दोगे, पारसनाथ। अगर आपसे पूछ ले क्या, अगर आपसे पूछ ले सतपुड़ा, सतपुड़ा का सबसे ऊंचा शिखर क्या होगा, तो सतपुड़ा का सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ है। धूपगढ़ कौन सी पहाड़ी पर, महादेव पहाड़ी पर, महादेव पहाड़ी पर। धूपगढ़ कहां पर, महादेव पहाड़ी पर। अगर आपसे मैकाल का सबसे ऊंचा शिखर पूछ ले, मैकाल का सबसे ऊंचा शिखर, तो मैकाल का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, अमरकंटक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैकाल का सबसे ऊंचा शिखर अमरकंटक हो जाएगा। ठीक भैया बात। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नई आर्थिक नीति की समानता विकास के मॉडल के रूप में हुआ। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति कब होगी भाई, 1990 से 92 के दौरान नई आर्थिक नीति का समय माना जाता है। इस दौरान अगर प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री कौन है, नरसिम्हा राव है। ठीक है, कौन है, नरसिम्हा राव है। और नरसिम्हा राव को भी क्या किया गया, भारत रत्न दिया गया। आपको पता है ना, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। 5 लोगों का नाम एकदम रट डालो, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, 5 लोगों का नाम रट डालो। अभी हाल ही में किसको दिया गया, नरसिम्हा राव को दिया गया। ठीक है, अभी क्या किया गया है, 5 लोगों को, है ना, अभी 5 लोगों को क्या किया गया है, भारत रत्न दिया गया है। उनमें से एक नरसिम्हा राव है। और इन्हीं के समय में, जब ये भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के समय में क्या होगा, नई आर्थिक नीति की शुरुआत होगी। और नई आर्थिक नीति क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा, तो एलपीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होगा, ध्यान रखना, नहीं तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस कर दो। एल फॉर क्या हो जाएगा, लिबरलाइजेशन, मतलब उदारवादी, उदारवादी। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण, निजीकरण। और जी फॉर क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण। तो ये है नई आर्थिक नीति। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नई आर्थिक नीति, एलपीजी। ऑप्शन संख्या क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितना हिस्सा, किसी भी कंपनी में कम से कम कितना हिस्सा हो तब वो सरकारी कंपनी मानी जाएगी। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा क्या होगा, कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी कब मानी जाएगी, है ना, कम से कम कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हो तब वो सरकारी कंपनी मानी जाएगी। 25%, 49%, 51% या 50%। तो 50% से अधिक होनी चाहिए। 50% से अधिक मतलब कितना, मतलब 51%। क्या हो जाएगा, 51% हो जाएगा। 50% से अधिक होनी चाहिए। अब 50% से अधिक मतलब कितना भाई, 51%। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा 49%, है ना, कौन ज्यादा करने कह रहे हैं तो तुम लोग 1% कम कर दे रहे हो। क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 51%। ठीक भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। पंकज सर एकदम धुआंधार वाली हिंदी वाली क्लास लेने के लिए एकदम इंतजार कर रहे हैं आप लोग का, है ना, तो जल्दी से आ जाओ फिर, है ना, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सीतापुर में। ठीक है, कहां पर, तो नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थान है ये उत्तर प्रदेश में कहां पर है, सीतापुर में है। बलिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो बलिया में कौन सा मेला लगता है, ददरी मेला लगता है। ठीक है, क्या लगता है, ददरी मेला लगता है। और ये यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ददरी मेला लगता है। अयोध्या की तो बतिये जानते हो, अयोध्या को तो आप जानबे करते हो, अयोध्या की तो बतिये ना करो, है ना।
अयोध्या को तो कुछ पूछना ही नहीं है। मुरादाबाद की अगर हम लोग बात करेंगे, मुरादाबाद क्या हो जाएगा, तो ये पीतल की मूर्ति और बर्तन के लिए, तो पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है किसको, मुरादाबाद को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सा सबसे ऊंचा भारत का शिखर है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। हाँ सर दिख रहे हैं, पंकु सर। अरे ऐसा ना करो, पंकु सर नहीं है ना, बहुत गुस्से वाले होते हैं, पंकज सर बहुत गुस्से वाले हैं, ऐसा ना कहो पंकु सर, है ना, नहीं पता लगे पंकु पाइन बना दो। चलो जल्दी से देगा, क्या हो जाएगा, तो सबसे ऊंचा शिखर कौन हो जाएगा, तो भाई ये कंचनजंगा हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। ये किसी को K2 तो नहीं दिख रहा है भाई, ये K2 नहीं है, ये K10 है। ये क्या है, K2 नहीं है, K10 है। नहीं तो जल्दीबाजी में इसी को रंग दो, ये K10 है। और K10 अगर आपको क्या होता है, K2 ऑप्शन में दिया गया होता तब आप K2 आंसर करते, लेकिन जब K2 आंसर नहीं है ना, K2 जब ऑप्शन नहीं दिया है तब आप आंसर क्या करोगे, कंचनजंगा को करोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा किस राज्य में है, तो ये सिक्किम में राज्य में है। ठीक है, कहां पर, तो ये सिक्किम राज्य में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,596 मीटर। ये क्या हो जाएगा, कंचनजंगा की ऊंचाई है। और कंचनजंगा किस हिमालय में पड़ता है, ट्रांस हिमालय, या फिर कहोगे बृहद हिमालय, या फिर कहोगे लघु हिमालय, या फिर कहोगे निम्न हिमालय, किस हिमालय में आएगा, तो याद रखिएगा जो ये कंचनजंगा है ये बृहद हिमालय में आता है। किसमें, तो बृहद हिमालय, बृहद या फिर कहें महान हिमालय, या फिर कहें क्या हिमाद्री, बृहद हिमालय, महान हिमालय, या फिर आप कह सकते हो क्या, या फिर आप कह सकते हो हिमाद्री में, हिमाद्री का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,596 मीटर है। किस राज्य में पड़ता है, सिक्किम राज्य में पड़ता है। तो ये आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम लोगों के बीच में हिंदी के महान, है ना, महान प्रकांड विद्वान, आप लोगों के चहेते एकमात्र इकलौते पंकज सर आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चलो डियर, स्वागत है आप सभी का भैया आपके इस अपने परिवार में। आप लोग लगातार वैभव सर के साथ जुड़े रहे। आप खतरनाक तरीकों से आप तो देख ही चुके हैं, वैभव सर के बारे में कोई शब्द कह पाना मुश्किल है ना। तो बस इतना समझिए, आप सभी के लिए समर्पित यह टीम आपके लिए लगातार अब ऐसे सवालों की बौछार करती रहेगी जो आप एग्जाम में बैठते ही आपके सामने वह सवाल आ जाएंगे। तो चलो भैया सवाल शुरू करते हैं। आपको पता होगा ये जीके जीएस समाप्त हो गया है। अब बात आई है किसकी, हिंदी की। हिंदी आप जानते हैं आपके एग्जाम में एक सबसे बड़ा रोल अदा करती है भैया। आपको पता होगा हिंदी और रीजनिंग ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में क्या है, एक बड़ा रोल अदा करते हैं। चलो पहला सवाल आप सभी के पास आ चुका है ना, इसका उत्तर बताओ। कहा गया मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है, भैया जल्दी से बताओ। जो मैथिली है ये किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है। एक बार आप सभी लोग सेशन को एक बार तगड़े से यानी बढ़िया से आप एक बार क्या कर दो भैया, शेयर कर दो, है ना। आप लोग एक बार सेशन को अच्छे से शेयर कर दो, है ना, फिर जल्दी से जिससे हम लोग क्लास को पुनः से स्टार्ट कर पाए। चलो भैया फटाफट से शेयर कर दो और उत्तर करो आप लोग पहले जल्दी से सबसे पहले आप लोग उत्तर कर दो भैया। क्या उत्तर इसका आएगा। हाँ बेहद आसान सा है। देखो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जो लोग लगातार मैं देख रहा हूं जीके में लगातार सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। याद रखो जीके जीएस भी एक बहुत ऐसा पॉइंट है जहां पर लोगों का सबसे ज्यादा कमजोर पॉइंट होता है जीके जीएस, और लोग सबसे ज्यादा उसी को छोड़कर भागते हैं। आप देखे होंगे, है ना, सबसे ज्यादा लोग स्किप कहां करते हैं, जीके जीएस में करते हैं और खतरनाक तरीके से करते हैं। अगर जीके जीएस आप स्किप कर देते हैं तो आपका इसका मतलब बहुत क्या होगा, कंपटीशन आप कम करते हुए जा रहे हैं। बाकी जो बच्चा लगातार पढ़ रहा है उसमें और आप में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, बताना जरा। उसमें और आप में अंतर आएगा ना भैया। तो चलो बिना किसी समस्या के हम लोग यहाँ से सवाल को अपने शुरू करते हैं। जो भी है आप लोग बस लगातार लगे रहेंगे, इतना ही काफी है। पहला सवाल आपके बीच में है, मैथिली किस राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बेहद आसान है। आप जानते हैं जो बिहार है ना, अपना बिहार में बोली जाने वाली भाषा है मैथिली। आप सभी को पता होगा बिहारी हिंदी होती है। आप जानते हैं क्या होता है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आता है, आप जानते हैं मैथिली आता है, क्या आता है, मैथिली आता है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। क्या आता है भैया,
मैथिली, मगही और भोजपुरी वो आता है, आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया मैथिली इन राज्य में सबसे अधिक कहां बोला जाता है भैया, तो बिहार राज्य में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने उत्तर कर दिया उन सभी का एकदम से सही हो गया। यह हिंद आर्य परिवार की सदस्य है ना, क्या है, हिंद आर्य परिवार की एक सदस्य है, आप सभी को याद रखना। और इसका प्रमुख स्रोत संस्कृत भाषा के जो है संस्कृत भाषा है, जिससे तत्सम तथा तद्भव रूप मैथिली में प्रयुक्त होते हैं, आप सभी को याद रखना। तद्भव और तत्सम रूप कैसे होते हैं, मैथिली में प्रयोग किए जाते हैं डियर, आप सभी को याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी एकदम सटीक होगा। आगे बढ़ाओ, अगला सवाल बताओ। यहाँ पर बिहार आ चुका है, आगे बताएंगे। यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह शब्द, यह किस प्रकार का विशेषण है, यह किस प्रकार का विशेषण है भैया, बताओ जरा। बिल्कुल फटाफट से आप सभी लोग उत्तर करते जाएंगे, क्या होगा इसमें, जल्दी से बताओ, छापो इसको। बेहद आसान सा सवाल है, बस देखते जाओ। यहां पर सारी चीज देखो, गुणवाचक, क्या यहां पर गुण बताया गया, यह मेरा घर है, कहा गया यह घर मेरा है। आप जानते हैं घर शब्द क्या है, आपको पता है जो घर है यहाँ पे संज्ञा है, मेरा शब्द क्या है, सर्वनाम है, यह शब्द भी सर्वनाम है। तो क्या गुण कहीं पर है, क्या यहाँ पर ईमानदार, बेईमान या ऐसा कुछ है, नहीं है। क्या यहाँ पर संख्या दिख रहा है, नहीं है। क्या यहाँ पर माप तौल दिख रहा है, नहीं है। तो कैसा है, सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण यह होता है भैया, आप जानते हैं संज्ञा के जस्ट पहले, संज्ञा के तुरंत पहले यदि कोई सर्वनाम जुड़कर, संज्ञा के तुरंत पहले कोई सर्वनाम जुड़कर, है ना, संज्ञा की तरफ क्या करता है, इशारा करता है, तो वहां पर क्या होता है भैया, सार्वनामिक विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे कहा गया वह पुस्तक मेरी है, क्या कह दिया गया भैया, वह पुस्तक मेरी है, क्या कह दिया गया, वह पुस्तक मेरी है। तो वह शब्द क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा भैया, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो उत्तर कर रहे हैं उनका सही है। कहा गया अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग भैया, छाप के बताओ, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो कौन सा उपसर्ग होगा, याद रखो यहाँ पर कौन सी संधि है डियर, यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि, यड़ संधि है। क्या होगा, अति होगा, पहले क्या होगा, अति होगा, फिर क्या होगा, उक्ति होगा। यड़ संधि है और यड़ संधि से हमें क्या मिलेगा, उपसर्ग अति मिलेगा, अति। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी उत्तर कर दिया भैया उनका सही है। जैसे अतियुक्त हो गया, है ना, है ना, आप जानते क्या हो गया, अतियुक्ति हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो उत्तर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही होगा। बिल्कुल भैया, आप सभी लोग खतरनाक तरीके से उत्तर करते रहिए। कहा गया है यहाँ पर, आप बताओ, कहा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है, जल्दी से बताओ। हाँ, इसका हिंदी पर्याय क्या होगा, छापो भैया जल्दी से। आप सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या उसका उत्तर आएगा, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इसका उत्तर करेंगे। बिल्कुल भैया, फटाफट से आप सभी लोग इसका उत्तर कर दीजिए। चलिए तो देख लो, कहा गया है, अगर ये कहा गया है इसका पर्याय क्या है, तो प्रशासनिक कार्य जो है, कार्यवार्ड है, या प्रशासनिक योग्यता है, या प्रशासनिक सुविधा है, या प्रशासनिक नियंत्रण है। सबसे पहली बात तो बेहद आसान सी बात यह है, कंट्रोल का मतलब ही नियंत्रण होता है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब समझो ना समझो, कंट्रोल का मतलब समझो, क्या होगा, नियंत्रण होगा। ऑप्शन नंबर डी जो उत्तर कर पा रहे हैं भैया उनका एकदम सटीक और सही है। बिल्कुल भैया, है ना, निकिता है, बिल्कुल इतना खतरनाक उत्तर आ रहा है कि आपको देख ही नहीं मिल रहा है कौन कौन उत्तर दे पा रहा है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। आगे कहा गया सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द चूज करना है भैया, कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द होगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी से बताओ। तो आप जानते हैं परोपकार होता है, क्या होता है, क्या इसमें परोपकार होगा क्या, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी परोपकार होता है भैया, क्या होता है, परोपकार। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को उत्तर कर दिया उन सभी का एकदम सही होगा, क्या होगा भैया, परोपकार एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या हो गया, परोपकार हो गया। अगला सवाल है, कहा गया कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, बताओ जरा। कहा गया कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। आप सभी को पता है जो थोड़ी सी है ये क्या कर रहा है, ये मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है, मात्रा, है ना, मात्रा। मात्रा मतलब क्या होता है, माप तौल। क्या होगा, माप तौल। और माप तौल मतलब होता है परिमाण। माप तौल मतलब क्या होता है, परिमाण। ऐसे चेक करो ना भैया, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा भैया, थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी, ज्यादा, कम, बहुत कम, ये सब क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा भैया। आप सभी को याद रखना,
कालवाचक समय का बोध कराता है, रीतिवाचक मतलब क्रिया के ढंग तरीके का बोध कराएगा, स्थानवाचक स्थान का बोध कराएगा। तो याद रखो जिन्होंने क्या किया, ऑप्शन नंबर ए उत्तर कर दिया भैया, उन सभी का एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। आगे बताएंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया आई तो रोजी नहीं तो रोजा। क्या है, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इसमें क्या होगा बताओ जरा भैया, आई तो रोजी नहीं तो रोजा क्या होगा। चलो तो आई तो रोजी नहीं तो रोजा, कहने का मतलब यह है कि अगर रोजी का मतलब होता है रोजगार, अगर आई तो रोजी नहीं तो रोजा का मतलब आजकल रोजा चल रहा है जिसमें लोग व्रत रहते हैं, पूरा दिन भूखे रहते हैं, तो वही कहा गया कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, क्या होगा, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, वही है आई तो रोजी नहीं तो रोजा। ऑप्शन नंबर सी जो उत्तर कर पा रहे हैं भैया एकदम सही उत्तर उनका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक उत्तर। अगला उत्तर आप लोग बताएंगे क्या आएगा। चलो, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहां है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहां है भैया, जल्दी से आप सभी लोग बता दो, बेहद आसान है, यह कहां पर है आपको पता होगा, नई दिल्ली में है। कहां है भैया, नई दिल्ली में है, जहां भी हो आप टिक कर सकते हैं आसानी से, कहां पर है, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहा गया राजभाषा, क्या कहा गया, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, बताना है, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो भारत के गृह मंत्री करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, कौन करते हैं जल्दी से बताओ भैया। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, भारत के गृह मंत्री करेंगे, कौन करेंगे, भारत के गृह मंत्री करेंगे भैया। ऑप्शन नंबर ए जो उत्तर कर दिए हैं उनका एकदम सही होगा, एकदम सटीक होगा, क्लियर है, बिल्कुल फटाफट से उत्तर देते चलो। अगला आएगा, कहा गया राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताएंगे, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा, बिल्कुल पूजा चौधरी है, आरती है ना, बिल्कुल भैया आप सभी का एकदम सटीकता से उत्तर आ रहा है ना, ऐसे ही आप लगातार लगे रहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। कहा गया राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो राष्ट्रीय शब्द में आप देखो, राष्ट्र शब्द मूल शब्द है, क्या है भैया, राष्ट्र शब्द मूल शब्द है, और राष्ट्र में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया गया है, यह प्रत्यय जोड़ दिया है, ऑप्शन नंबर सी जो उत्तर कर दे रहे हैं भैया उनका एकदम सटीक होगा, एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर जिन्होंने किया उनका एकदम सही उत्तर होगा भैया। आगे कहा गया तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था, है ना, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है, बताना जरा, यह किस प्रकार का वाक्य है, जल्दी से बताओ। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था, तो याद रखो कहां संपन्न हुआ था, यहां देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है और कहां शब्द प्रश्न का बोध कराता है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा भैया, क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। आप कहां जा रहे हैं, क्या पूछ लिया जाए, आप कहां जा रहे हैं, क्या होगा, आप कहां जा रहे हैं, तुम कब आओगे, तुम कब, क्या भैया, तुम कब आओगे, बताओ जरा, तुम कब आओगे। कब शब्द ये किसका, प्रश्न पूछे जाने का बोध कराता है भैया, किसका, प्रश्न पूछे जाने का बोध कराता है, आप सभी को याद रखना है। आगे बढ़े डियर, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, जल्दी से बताओ, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है डियर, फटाफट से, है ना, बिल्कुल जो लोग छोड़ के जाके लौट आ रहे हैं ये सही नहीं है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है भैया, रति होता है श्रृंगार रस का रति मतलब प्रेम होता है, भय होता है भयानक रस का, क्या होता है भैया, भयानक रस का भय होता है। आप हमें बताओ, है ना, आप हमें बताओ बीभत्स का क्या होगा, बीभत्स रस का क्या होगा, बीभत्स रस का होता है अस्थाई भाव। जुगुप्सा या घृणा क्या होगा भैया, जुगुप्सा या घृणा होगा। शांत रस का आपने बता ही दिया है, क्या बता दिया है, शांत रस का। आप बताओ अद्भुत रस का क्या होगा डियर,
अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। क्या होगा भैया? विस्मय होगा या आश्चर्य होगा। अगर वीर रस का पूछे, किसका? वीर रस, वीर रस का भैया होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। जिन्होंने उत्तर किया उनका एकदम सही है। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट सवाल अगला है, कहा गया सोद्देश्य, सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा भैया? जल्दी से बताओ। सोद्देश्य, तो याद रखो यहां पर गुण स्वर संधि लग गया है, गुण स्वर संधि लगा है तो सा प्लस उद्देश्य होगा। कैसे? कहेंगे सर जी अगर मैं सा से हरस आ को बाहर निकाल दूं, यहां ऊ हो जाएगा, बाकी प्लस में जो जैसे है उसको वैसे छोड़ दें, है ना, बाकी उसको वैसे छोड़ दें, तो ये क्या होगा? आप जानते हैं आ और ऊ मिलकर ओ बन जाएगा। ऐसा गुण स्वर संधि कहता है। ये सा होगा प्लस ये ऐसे लिखा गया है ना, इसको जोड़ोगे ये होगा सोद्देश्य है। क्या है? सोद्देश्य है डियर। याद रखो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने उत्तर कर दिया उनका एकदम सही और सटीक उत्तर आ रहा है, एकदम सही। कहा गया बागर्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है? बताओ जरा, बागर्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है? जल्दी से छापो। बागर्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है? आप जानते हैं अगर पूछा जाए बागर्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है तो आप सभी को पता है भारतीय भाषा परिषद। कौन है भैया? भारतीय भाषा परिषद है। आप जानते हैं यह एक साहित्यिक पत्रिका है जिसे कहां से कौन जो है कहां से आप जानते हैं इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। कहां से? कोलकाता। कहां से भैया? कोलकाता से प्रकाशित। याद रखो कहां से किया गया? कोलकाता से प्रकाशित किया गया। कहां से किया गया? कोलकाता से प्रकाशित किया गया भैया, याद रखो। क्या होगा? ए सही होगा। कहा गया एबीसीडी के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ एबीसीडी के रचनाकार कौन है ना? चलो फटाफट बताओ। आप जानते हैं एबीसीडी रविंद्र कालिया है क्या? है ना, बिल्कुल ए उत्तर आना शुरू हो गया। संजू कुमारी, रविंद्र कालिया जिन्होंने उत्तर कर दिया, क्या कर दिया भैया? रविंद्र कालिया। एबीसीडी, एबीसीडी की रचनाकार कौन है? रविंद्र कालिया है। जिन्होंने क्या कर दिया? रविंद्र कालिया उत्तर कर दिया, उन सभी का एकदम सही होगा रविंद्र कालिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताओ निष्करुण। क्या होगा भैया? निष्करुण बताना है। निष्करुण किसका है? छापो निष्करुण। तो ध्यान रखो निष्करुण जो है यहां पर आप जानते हैं जो सा है ना, कौन सा है? ये जो आपका मूर्धन्य सा है भैया, मूर्धन्य सा बदलता है किसमें? ये बदलता है किसमें? विसर्ग में। तो होगा निह प्लस का करुण। क्या होगा? निह प्लस का करुण। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है भैया। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। याद रखना कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी भैया। जिन्होंने विसर्ग संधि दे दिया उन सभी का एकदम से सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। आगे है कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर। कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बताओ इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो बेहद आसान है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ है प्राप्त। आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या है भैया? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है इन्हें। आप आराम से इसका उत्तर कर सकते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कहा गया केंद्र सरकारी कर्मचारी के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? जल्दी से बताओ ये किस विभाग के तहत कार्यरत है भैया? जल्दी से आप सभी लोग छाप दो। क्या विधायी विभाग, क्या राजभाषा विभाग के तहत है, क्या साहित्य अकादमी, उच्चतर विभाग, क्या है राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है डियर? क्या है? ये राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कहा गया नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बेहद आसान सवाल है। नीलिमा में किस प्रकार से प्रत्यय है? तो आप जानते हैं यहां पर क्या है?
नीली शब्द क्या है, आप जानते हैं नीला शब्द, नीला शब्द इसका मूल शब्द है। और नीला में अगर हम ईमा जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ईमा। आप सभी को पता होगा ये जो प्रत्यय होता है ना, ये प्रथम स्वर को हटा के लगता है ना, यहीं पर ये लगता है, तो क्या होगा, ये नीलिमा। जैसे नीलिमा हो गया, काला से कालिमा बनेगा, महिमा से, है ना। हाँ, आप जानते हैं महा से क्या बनेगा, महाशब्द से महिमा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, महाशब्द से महिमा बन जाएगा, ये ईमा प्रत्यय से बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने उत्तर किया उनका एकदम सटीक उत्तर होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर, खतरनाक तरीके से। अगला बताना है, कंठ भी हो अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। सबसे पहली बात तुम समझो, कंठ कौन से होते हैं, कंठवर्ण कौन से होते हैं, जरा समझो, है ना। अगर आपसे पूछे कंठवर्ण तो आप कहेंगे जो कंठवर्ण होते हैं कौन कौन से होते हैं भैया, आपको पता है, हरस और दीर्घ आ होगा, प्लस का वर्ग होगा, क्या होगा, का वर्ग होगा, प्लस का हा होगा, प्लस ये विसर्ग होगा। अब देखो क्या यहाँ पर आ कहीं है, नहीं, का वर्ग, का है, का खा गा, पा वर्ग है, ये नहीं होगा। आप जानते हैं ता वर्ग है, नहीं होगा, ये ओष्ठ होता है, ये ता है, दंत्य होगा, है ना, ये का खा, ये गा और घा है। अब हमें देखना है अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, यानी जिनको, अल्प प्राण का मतलब क्या होगा, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब जिनको बोलने पर मुख से वायु कम निकले, कम निकलेगा तो 1 3 5 होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होगा। तो देखो ये गा है, गा, ये का वर्ग का तीसरा वर्ण है, ये भी नहीं होगा, घा होगा। ये क्या है, ये कंठ भी है और अल्प प्राण भी है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने उत्तर किया उनका सही है, जिन्होंने ए किया उनका महा गलत है भैया, खतरनाक है। ये मैंने आपको पेड बैच में बहुत बाखूबी से समझाया है और पढ़ाया हुआ है, आपको समझना होगा। क्लियर है, आगे बताओ, नेक्स्ट होगा, है ना, सॉरी अल्प प्राण है, क्या है, अल्प प्राण पूछा गया है क्या यहाँ पे, है ना, सॉरी डियर, क्या होगा, अल्प प्राण है, ये तो क्या है, महाप्राण है, क्या है, ये तो हमारा क्या है, चौथा है, महाप्राण है, तो ये क्या है, महाप्राण है, तो ये तो नहीं होगा, क्या होगा, गा। ए होगा अल्प प्राण, क्या होगा, हमसे अल्प प्राण पूछा है तो क्या होगा, यही होगा ए वाला, ठीक है, बिल्कुल भैया, ए जिन्होंने उत्तर किया उनका सही है। इसलिए क्योंकि अल्प प्राण पूछा गया, हमने ध्यान नहीं दिया, महाप्राण है घा, मैंने बताया ना, दूसरा चौथा, तो आप जानते हैं कावर का का खा गा घा, घा चौथा वर्ण है इसलिए महाप्राण, गा तीसरा वर्ण है, देखो तीसरा वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है, यानी ए ही सही होगा भैया, क्या होगा, ए सही होगा, जिन्होंने ए उत्तर किया सही है। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है, बताओ भैया, अपभ्रंश भाषा, जल्दी बताओ डियर, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है, चलो हाँ फटाफट से बताओ। तो आप जानते हैं आर्य भाषाओं का, है ना, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है, आर्य परिवार की भाषा है। आप सभी को पता है यह विश्व का सबसे विशाल परिवार, भाषा परिवार है, क्या है, आर्य परिवार विश्व का सबसे विशाल भाषा परिवार है। आप सभी को याद रखना पड़ेगा, क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, आपको याद रखना है। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द कसक, कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कसक मतलब क्या होता है आप जानते हैं, जल्दी से बताओ, कसक मतलब क्या होगा, चलो आप जानते हैं कसक मतलब पीड़ा, कहते नहीं हो, इस बात से मुझे बहुत कसक है, मैं इसको निकालूंगा। पीड़ा, पीड़ा का मतलब दर्द और दर्द का मतलब दुख, लेकिन विवाद नहीं होता, विवाद मतलब झगड़ा होता है, क्या होता है, झगड़ा शत्रुता, ये सब क्या है, विवाद है, झगड़ा शत्रुता ये सभी क्या है भैया, विवाद है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने उत्तर किया सही है, विवाद। आगे बताओ, अल्प का विलोम शब्द क्या है, बेहद आसान है, अल्प का क्या है, जल्दी से बताओ। तो अल्प का आप जानते हैं क्या ज्ञान है, क्या कल्प है, क्या स्वल्प है या अति है। अल्प का विलोम शब्द हमें पता करना है क्या होगा। तो आप जानते हैं अल्प मतलब थोड़ा, अति मतलब अधिक, तो क्या होगा, अल्प का अति होगा।
आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने उत्तर किया सही है। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है भैया? जल्दी से आप सभी लोग बताओ, है ना? जल्दी से आप सभी लोग बताओ, तो आप सभी को पता है कौन है? साहित्य अकादमी। प्रकाशक कौन है? साहित्य अकादमी। कब हुआ? 1980 ईस्वी। कब हुआ भैया? 1980 ईस्वी। जो उत्तर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही होगा। यह द्विमासिक हिंदी पत्रिका है। क्या है? पहली बात तो यह द्विमासिक मतलब दूसरे महीने में आएगा। द्विमासिक पत्रिका है ना? आप जानते हैं साप्ताहिक होता है, डेली होता है ना, मासिक होता है। ये द्विमासिक है। इसके संपादक कौन है? तो बृजेंद्र कुमार त्रिपाठी। कौन है इसके प्रकाशक, है ना, संपादक? क्या पूछे? संपादक कौन है? तो बृजेंद्र कुमार त्रिपाठी है भैया। कौन है? बृजेंद्र कुमार त्रिपाठी। कौन है भैया? बृजेंद्र कुमार त्रिपाठी है इसके संपादक। कौन है? बृजेंद्र कुमार त्रिपाठी इसके संपादक हैं भैया। आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। कहा गया शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं भैया? आप सभी लोग हमें बताएंगे कितने स्त्रीलिंग शब्द होंगे। फटाफट से हमें छापकर बता दो। चलो, तो आप अगर हम बताएं तो आप देखो, शीर्षक, अध्याय और पाठ ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है? पुल्लिंग शब्द। इकाई क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो यही एक है, ऑप्शन नंबर सी। इकाई क्या होगा भैया? स्त्रीलिंग होगा। यानी जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी एक कर दिया, इकाई स्त्रीलिंग शब्द, बाकी सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं, उनका सही हो जाएगा एक। कहा गया सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस प्रकार के क्रिया विशेषण? अंशतः। अंशतः का मतलब होता है एक अंश। अंश का मतलब होता है भाग, है ना, एक भाग या हिस्सा, है ना। अंशतः का मतलब एक छोटा सा भाग या एक हिस्सा। आप जानते हैं यहां पर क्या हो रहा है? बात कम या ज्यादा की हो रही है। जब बात कम या ज्यादा की हो वहां परिमाण वाचक क्रिया विशेषण होता है। रीति मतलब ढंग होगा, काल मतलब समय तो बात नहीं की जा रही है, स्थान पे तो बात ही नहीं है, तो क्या होगा भैया? आप सभी लोग समझ सकते हैं क्या है यहां पर? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा भैया। जिन्होंने परिमाणवाचक उत्तर कर दिया उन सभी का एकदम सही उत्तर होगा। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट सवाल क्या होगा? कहा गया अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अर्श पर होना, अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने को बहुत बड़ा समझना, क्रोधित होना, प्यार करना या उद्देश्य की सिद्धि। क्या होगा? तो अर्श पर होना का मतलब होगा अपने को बहुत बड़ा समझना। अर्श का होना मतलब अपने को बहुत बड़ा समझना। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने उत्तर किया उन सभी का सही होगा। आगे है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला आप जानते हैं तृतीय तो होता नहीं है, तृतीय होता नहीं है, तृतीय होता है। ऑप्शन नंबर ए। बेहद आसान सवाल है, आप आराम से इसका उत्तर कर सकते हैं भैया बिना किसी समस्या के। ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल बने रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। कहा गया कच्ची गोली खेलना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कच्ची गोली खेलना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्या तमाशा करना है? क्या असंभव कार्य करना है? अनुभवहीन होना है या गोलनी ना सुखाना? आप सभी को पता है, आप सभी को पता होगा डियर कि जब भी मुहावरे आते हैं वो एक विशेष अर्थ लेकर आते हैं। क्या होते हैं?
मुहावरे एक क्या देते हैं भैया, विशेष अर्थ देते हैं। क्या देते हैं, मुहावरे एक क्या देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं। कच्ची गोली का मतलब अभी अनुभव नहीं हुआ है, अनुभवहीन होना क्या होगा, कच्ची गोली खेलना होगा भैया। ऑप्शन नंबर सी। कहा गया परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परोपकार में कौन सा उपसर्ग है, बेहद आसान है। यहां पर उपसर्ग है प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, उपकार मूल शब्द है और पर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने उत्तर कर दिया भैया पर, उन सभी का एकदम से सही होगा। पर एकदम सही, सटीक और बढ़िया उत्तर आप सभी का आ रहा है। क्लियर है डियर? चलो आगे देखा जाए, इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है, अनंत शब्द का अर्थ नहीं है, आप बताओ अनंत शब्द का अर्थ। तो आप सभी को पता है, कहा जाता है शेष नाग का अर्थ भी अनंत होता है। अंतहीन का मतलब ही होगा जिसका अंत ही ना हो। आकाश को भी अनंत ही कहते हैं। आशा शब्द अनंत नहीं होता, आशा का मतलब होता है ना, क्या होता है, आशा। आशा का मतलब होता है यानी आने वाला समय, यानी कुछ भी मिलने वाला हो तो उसे क्या कहते हैं, आशा कहते हैं, आगमन, आशा या आगमन कह सकते हैं। कहा गया चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था। चौथा हिंदी, आपको बताना है जो चौथा हिंदी विश्व सम्मेलन है ये कहां पर संपन्न हुआ था। जल्दी से भैया आप सभी लोग हमें उत्तर करके बता देंगे फटाफट, है ना। चलो डियर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, पोर्ट लुई मॉरिशस। कहां हुआ था, पोर्ट लुई मॉरिशस। लंदन में हुआ था छठा, कौन सा हुआ था, छठा कहां से हुआ था, लंदन में हुआ था, याद रख। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, लंदन में हुआ था, आप सभी को याद रखना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहा गया जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में से एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है। याद रखो, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, यानी एक ही क्रम में आवृत्ति हो, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं भैया। बेहद आसान सा है, उसे हम कहते हैं छेकानुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं, छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना, क्या होगा, सी सही हो जाएगा। अगर सेम शब्द उच्चार स्थान से उनकी आवृत्ति होती है तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। एक ही वर्ड की लगातार आवृत्ति होती है तो उसे वृत्यानुप्रास कहते हैं। ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है। अरे भाई, कर्ण बराबर होता है कान। क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होगा, कान होगा। क्या होगा भैया, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कर्ण बराबर क्या होता है, कान होता है। जिन्होंने कर्ण बराबर कान उत्तर किया उनका एकदम सही होगा कान। आगे है, हे राम मेरी रक्षा करो। इस वाक्य में कौन सा कारक है, हे राम विस्मय, संबोधन है, क्या है, संबोधित कर रहा है, हे राम, है ना। क्या है, अपादान का आप जानते हैं से होता है कारक, चिन्ह कारक होगा या इसे क्या होगा, अलग होगा या अलगाव होगा। संप्रदान में क्या होगा, के लिए शब्द होगा, संप्रदान में के लिए। अधिकरण में क्या होगा, में पर ऊपर होगा, क्या होगा, में पर ऊपर, संबोधन होगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने उत्तर कर दिया उन सभी का एकदम सही है। जान ना जाना, है ना, जो ना जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। जो ना जाना गया हो, बेहद आसान सवाल है। जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं, जो जाना गया हो उसे ज्ञात कहते हैं, है ना। उन जान कुछ नहीं होता, अनजान होता है ना। जिसे आप ना जानते हो वो अनजान होता है, तो क्या होगा, अज्ञात होगा। ऑप्शन नंबर ए, है ना। आज का अंतिम सवाल है इस मैराथन का। अंधकार का विलोम शब्द क्या है, बताओ जरा। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा। क्या विलोम शब्द अधिकार है, प्रशांति है, अबोध है या प्रकाश है। क्या है, प्रकाश है।
तो आप जानते हैं अंधकार मतलब अंधेरा और प्रकाश हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपके मैराथन का हिस्सा। आप जानते हैं बाकी रीजनिंग की क्लास आपके आर्यन सर आपके सेम समय पर लगभग 3:30 बजे के आसपास लेते हैं, वो अपने समय पर चलती रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास, है ना। तो इस समय आपका इस क्लास में जुड़ने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी लोग सारी चीजों को ढंग से समझ पाए होंगे, आपका सब कुछ क्लियर होगा। तो मिलते हैं भैया आपको हम पेड बैच में, यानी आपके क्लास में आप सभी का। तब तक इस क्लास में जुड़ने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, मदद करते रहिए और बढ़ाते रहिए अपना हर कदम सफलता की ओर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।